हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का जो बचा हुआ मेमोरी का पार्ट था उसको कंप्लीट करेंगे। और यदि आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है जो कि मेमोरी का पार्ट 1 था, तो कृपया जाके उसको देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। हम लोग ने पहले वीडियो में पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी का थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने प्राइमरी मेमोरी में क्या पढ़ा था। पहली बात तो मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो पहले वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कशन किए और सेकेंड वीडियो आज हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी में हमने क्या पढ़ा था। प्राइमरी मेमोरी में जैसे कि प्राइमरी मेमोरी के भी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो पहला था वोलेटाइल मेमोरी और सेकंड था आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें से आपका वोलेटाइल मेमोरी का आपका एग्जांपल क्या था। वोलेटाइल मेमोरी का आपका एग्जांपल रैम था, जिसका फुल फॉर्म था आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल क्या था। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल था आपका रोम, ठीक है। तो हमने बहुत सारे टॉपिक मेमोरी से रिलेटेड हमने कंप्लीट किए थे और आज हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। डेटा या सूचनाओं को बड़ी मात्रा में परमानेंट संग्रहित करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वही प्राइमरी मेमोरी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है और सेकेंडरी मेमोरी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। कहने का मतलब ये होता है कि सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ हम क्यों करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ हम डेटा को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर आपको मैं बता दूं, जैसे कि हम अपने मोबाइल में हम क्या करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे इमेजेस डाउनलोड करते हैं। ये सब चीज़ हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड होने के बाद ये सेव होता है, तो सेव होता है तो कोई ना कोई मेमोरी में सेव होता है। तो वो जो मेमोरी में जो सेव होता है यही सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। जैसे कि आपका कंप्यूटर का ले लो, आप कंप्यूटर में कुछ भी वर्क करते हो, वर्क करने के बाद उसको क्या करते हो, सेव करते हो। तो जब वो सेव होता है तो सेव कौन से मेमोरी में होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। आज हम जिस मेमोरी की बात कर रहे हैं उसी मेमोरी में होता है, तो इसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। यह एक स्थायी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी एक स्थायी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी इसलिए होता है क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में जब डेटा को डाला जाता है तो अपने आवश्यकता अनुसार उसको हम हटा सकते हैं या उसको परमानेंट रख भी सकते हैं। जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे वो जो डेटा है वहाँ से डिलीट नहीं होगा, इसीलिए इसको स्थायी मेमोरी कहा जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी। सेकेंडरी मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, एक आपका सीक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी और सेकंड आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के कितने टाइप है। सेकेंडरी मेमोरी के दो टाइप है, एक है आपका सीक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी और सेकंड है आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब ये होता क्या है इसको देखते हैं। पहला है आपका सीक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सीक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी, इस प्रकार के मेमोरी में उपस्थित डेटा को हम क्रम बाई क्रम या स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसके उदाहरण क्या है आपका मैग्नेटिक टेप। तो पहले आपको ये याद रखना है कि सीक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी के उदाहरण कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा है आपका मैग्नेटिक टेप। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनमें से किसका मतलब कौन सा आपका सीक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी के क्या है एग्जाम्पल है। तो आपका इसका एग्जाम्पल क्या है आपका मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अब ये इसमें क्या बोल रहा है कि इस प्रकार के मेमोरी में उपस्थित डेटा को हम क्रम बाई क्रम या स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक सीक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। अब उसमें मान लो मैंने 5 गाना क्या किए हुए हैं, उसमें सेव किए हुए हैं, ठीक है। 5 गाना मैंने, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सीक्वेंशनल एक्सेस प्रकार का एक मेमोरी है और उसमें 5 गाना क्या है मैंने सेव किया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैं पहला गाना को क्या करूँगा, सुनूंगा। अब मेरे को जैसे कि पहला गाना सुनने के बाद डायरेक्ट मेरे को क्या करना है, फिफ्थ गाना पे क्या करना है, पहुँचना है। मेरे को सेकंड गाना, थर्ड गाना, फोर्थ गाना नहीं सुनना है, मेरे को डायरेक्ट फिफ्थ गाना सुनना है, ठीक है। तो सीक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी में क्या होता है कि मेरे को अगर फर्स्ट गाना के बाद मेरे को डायरेक्ट फिफ्थ गाना पे आना है तो मैं सीक्वेंशनल एक्सेस प्रकार की मेमोरी में डायरेक्ट फिफ्थ गाना पे नहीं आ सकता। मेरे को पहले सेकंड गाना सुनना पड़ेगा, या तो सेकंड गाना को मेरे को फॉरवर्ड करके थर्ड गाना में पहुंचना पड़ेगा, फिर थर्ड गाना को सुनना पड़ेगा, या थर्ड गाना को जो फॉरवर्ड को करके उसको फोर्थ में पहुंचना पड़ेगा, फिर फोर्थ को फॉरवर्ड करके मैं फिफ्थ में पहुंचूंगा और फिर क्या करूंगा, फिफ्थ गाना को मैं क्या करूंगा, सुनूंगा, ठीक है। ये होता है आज के मेमोरी में। क्या होता है, आज जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सॉन्ग का लिस्ट रहता है हमारे मोबाइल में, हम किसी भी सॉन्ग को कभी भी चला सकते हैं, लेकिन सीक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास 10 डेटा है और आपको 1 से लेकर 10 तक आपके पास डेटा है और आप एक डेटा से डायरेक्ट 10वें डेटा में पहुंचना चाहते हो तो आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। आपको पहले सेकंड डेटा से जाना पड़ेगा, फिर थर्ड डेटा में जाना पड़ेगा, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, फिर सिक्स में, ऐसा करते करते आपको 10th नंबर पे
जाना पड़ेगा। तो यही है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो इसी है, यही है आपका सिक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी। अब आपको समझ आया इसका इसका ये देखो, इसका एग्जांपल क्या है आपका, मैग्नेटिक टेप। ये होता है आपका मैग्नेटिक टेप, जो हम बहुत जब पहले बचपन में थे तब ये चीज़ यूज़ होता था, मैग्नेटिक टेप। अब आपको समझ आ गया होगा। आपने देखा होगा इसमें कैसेट लगता था, उसमें कुछ रील वील टाइप का कुछ लगता था, जब हम उसको गाना प्ले करते थे और फर्स्ट गाना को, जैसे हम फर्स्ट गाना प्ले कर रहे हैं और डायरेक्ट हमको फोर्थ गाना में जाना पड़ता था, उसके बाद हम क्या करते थे, उसको फॉरवर्ड करते थे, सेकंड गाना को, थर्ड गाना को फॉरवर्ड करते थे, तब कहीं जाके हम फोर्थ गाना पे क्या करते थे, पहुँचते थे। ठीक है, लेकिन आज के डेट में मेमोरी में क्या होता है, हमारे पास 1 से लेकर 10 तक गाना है, और हमको यदि हमको डायरेक्ट 90 गाना पे सुनना है तो हम डायरेक्ट 90 पे चले जाते हैं, फिर कभी 8वें पे चले जाते हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो सिक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, डेटा का फॉलो होता है। ठीक है, या डेटा हम स्टेप बाय स्टेप करके ही उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है आपका सिक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और सेकंड है आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रकार की मेमोरी में उपस्थित डेटा को किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मेमोरी में उपस्थित डेटा को किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है। जैसे आज के डेट में हम मेमोरी यूज़ करते हैं और उस मेमोरी में क्या रहता है, डेटा हम सेव करते हैं। अब उसमें जितने भी प्रकार के हम डेटा सेव करते हैं उस मेमोरी में, उस डेटा को कहीं, मतलब मान लो मेरे पास 50 प्रकार के डेटा हैं, तो पहला डेटा को मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ और पहला डेटा से डायरेक्ट मैं फिर 50वें नंबर के डेटा पे जा सकता हूँ। ये होता है आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। लेकिन सीक्वेंशनल में नहीं होता ऐसे। सीक्वेंशनल में जैसे कि मेरे पास 1 से लेकर 50 तक डेटा है, अगर मेरे को पहले डेटा से डायरेक्ट 50वें में जाना है तो ऐसा मैं सीक्वेंशनल में नहीं कर सकता। मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले पे जाना पड़ेगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, ऐसे ऐसे करते करते मेरे 50वें नंबर पे पहुंचना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का एग्जांपल कौन सा, आपका हार्ड डिस्क है और आपका फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल को याद रखना है और इसके जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आपको समझना है। ज़रूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन आपको कंटेंट से ही मिल जाएंगे। अगर 60% अगर क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आते हैं तो कंटेंट से आ जाएंगे, लेकिन 40% जो क्वेश्चन आएंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आपको समझना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपके पास 100 का 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप के एग्जाम्पल कौन सा है, आपका हार्ड डिस्क है और आपका फ्लॉपी डिस्क है, इसको याद रखना है आपको। सेकंड आपका ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के 2 एग्जाम्पल हैं, हार्ड मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप, और मैग्नेटिक टेप के एग्जाम्पल कौन सा है, आपका हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, सेकंड है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल कौन कौन से, आपका CD है, DVD है, ब्लू रे है और HVD है। HVD का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। इसको भी याद रखना है, इसमें ये आपका व्यापम के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, CD DVD ये सब चीज़। तो इसमें CD का फुल फॉर्म याद रखना आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का फुल फॉर्म याद रखना डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। जैसे कि HVD का फुल फॉर्म होता है आपका होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। ये सब चीज़ क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आए हुए सब चीज़। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का उपयोग बड़े मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क का उपयोग बड़े मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में 2 प्रकार के मेमोरी होते हैं, एक हार्ड डिस्क का होता है और एक रैम होता है। आप कंप्यूटर में जो भी वर्क करोगे और वर्क करने के बाद उस डेटा को सेव करना रहेगा आपको। जैसे कि आप MS वर्ड में कुछ काम कर रहे हो, MS एक्सेल में कुछ काम कर रहे हो, या इंटरनेट के माध्यम से कुछ मूवी डाउनलोड कर रहे हो, गेम्स डाउनलोड कर रहे हो, या अलग अलग प्रकार के फाइल्स डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, तो सभी प्रकार के जो भी चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हो या जो भी चीज़ आप सेव कर रहे हो, वो सभी चीज़ किस में सेव होंगे, कौन से मेमोरी में सेव होंगे, हार्ड डिस्क मेमोरी में सेव होंगे। ठीक है, तो यही है आपका बड़े मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। तभी तो आपका बोला जाता है ना कि मैं आपको पूछूंगा कि आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क कितना है, तो आप क्या बोलते हैं 500 GB है मेरा है। लेकिन वही जब आप बात में रैम की करूँगी, ठीक है, तो रैम का करूँगा तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर का रैम कितना है पूछूंगा मैं, तो आपके कंप्यूटर का रैम पूछूंगा तो आप बोल दोगे कि 2 GB का है मेरा या 4 GB का है, ऐसे करके। तो रैम अलग चीज़ होता है। रैम क्या होता है, एक वर्किंग मेमोरी होता है, और जो भी चीज़ हमको क्या डाउनलोड करते हैं या जो भी चीज़ हम डेटा सेव करते हैं, वो सब चीज़ के लिए होता है आपका हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क का भी होता है। कुछ हार्ड डिस्क के आपके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका जीप डिस्क हो गया, विचेंसर डिस्क हो गया आपका, और डिस्क पैक हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका हार्ड डिस्क में डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए रीड एंड राइट हेड का उपयोग किया जाता है। क्या होता है कि पहले आप समझ लो रीड क्या होता है और राइट क्या होता है। कोई मेमोरी है और उस मेमोरी में क्या है, आपका
आपका कोई डेटा है। जब हम उस मेमोरी से डेटा को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको रीड कहा जाता है। और उसी प्रकार जब हम उस मेमोरी में डेटा को क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, राइट कहा जाता है। और रीड करने की प्रक्रिया मतलब उसको देखने की प्रक्रिया है, या तो रीड करने की प्रक्रिया को रीड कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये होता है आपका हार्ड डिस्क का। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था अभी, और इसका एग्जाम्पल, इसका डायग्राम है आपका ये हार्ड डिस्क। तो इसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम धातु का बना पतला प्लेट होता है जिसे प्लेटर कहते हैं। इस प्लेटर में चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। ठीक है, ये होता है आपका प्लेटर। मैंने आपको क्या बताया अभी, इसमें एल्यूमिनियम धातु का बना पतला प्लेट होता है जिसे प्लेटर कहते हैं। प्लेटर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। ये होता है आपका प्लेटर। ये देखो, ये आपका प्लेटर, फिर उसके नीचे एक और प्लेटर, ये फिर उसके नीचे एक और प्लेटर। तो हार्ड डिस्क में बहुत सारे क्या होते हैं, प्लेटर रहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का क्या होता है, इसमें लेप लगाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं, अब पूरे प्लेटर को ट्रैक में क्या करते हैं, बांटते हैं। अब क्या होता है, ये तो हो गया आपका प्लेटर। अब प्लेटर को क्या करते हैं, ट्रैक में बांटते हैं। तो देखो, ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये ऐसे, ये है आपका ट्रैक, ये कंप्लीट सर्कल एक ट्रैक है। फिर यहाँ पे दूसरा आएगा, ये दूसरा एक कंप्लीट सर्कल क्या है, ट्रैक है। फिर यहाँ से एक तीसरा सर्कल आएगा, तो ये तीसरा कंप्लीट सर्कल क्या है आपका, एक ट्रैक है। फिर इस ट्रैक को क्या करते हैं, छोटे छोटे सेक्टर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे सेक्टर में क्या करते हैं, तो क्या होता है, पूरे प्लेटर को ट्रैक में बांटते हैं। मतलब एक कंप्लीट सर्कल क्या कहलाता है, ट्रैक कहलाता है। ठीक है, फिर उस पूरे ट्रैक को सेक्टर में क्या करते हैं, बांटते हैं। और एक सेक्टर में 512 बाइट का डेटा स्टोर होता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि ट्रैक क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। अभी देखो, ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल क्या हुआ, ट्रैक हुआ, और उस कंप्लीट सर्कल को फिर क्या बांटेंगे, सेक्टर बांटेंगे। तो ये देखो, ये हो गया आपका सेक्टर, ये आपका सेक्टर। ठीक है, और इसी सेक्टर में क्या है, 512 बाइट का क्या होता है, आपका डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पहले ट्रैक होता है, और उस ट्रैक को क्या करते हैं, सेक्टर में बांटते हैं। और एक सेक्टर में 512 बाइट का डेटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। सेक्टर डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, आपका सेक्टर होता है। तो आपको ये याद रखना है कि हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हार्ड डिस्क में ट्रैक एवं सेक्टर को बांटना फॉर्मेटिंग कहलाता है। ये 3 बार का, मेरे हिसाब से 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हार्ड डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है। आपको याद रखना है क्या कहलाता है, आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है, समान ट्रैकों के समूह को क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। और सेक्टर के ग्रुप को क्लस्टर कहते हैं। आपको इसको भी याद रखना है। तो समान ट्रैकों के समूह को क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। और सेक्टर के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में आपको क्या याद रखना है आपको, हार्ड डिस्क होता है, एक प्लेटर होता है। प्लेटर में चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। उस प्लेटर को क्या करते हैं, उस प्लेटर को ट्रैक में क्या करते हैं, बांटते हैं। फिर उस ट्रैक को सेक्टर में बांटते हैं। फिर एक सेक्टर में 512 बाइट का क्या करते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। और वो जो सेक्टर होता है हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है, सेक्टर ही होता है। समान ट्रैक के समूह को क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। और ग्रुप ऑफ सेक्टर के समूह को क्या कहते हैं, आपका क्लस्टर कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लॉपी डिस्क, मैं आपको बताया था, एक एग्जांपल है आपका उसका, 1 मिनट, ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की एग्जांपल मैग्नेटिक टेप। ये मैग्नेटिक टेप नहीं है, ये मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क के 2 एग्जांपल, एक है हार्ड डिस्क और एक है आपका फ्लॉपी डिस्क। तो सेकंड है आपका फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में देख लिए, अब देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हाई डेंसिटी डबल साइडेड क्या फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज इतना स्टोर करती है, 1.44 MB क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। तो आपको क्या याद रखना है कि फ्लॉपी डिस्क याद रखना है। फ्लॉपी डिस्क किसका प्रकार होता है, आपका वो याद रखना है, मैग्नेटिक टेप का प्रकार, मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार होता है। और डबल हाई डेंसिटी डबल साइडेड क्या फ्लॉपी डिस्क
1.44 MB डेटा स्टोर कर सकती है। इसको क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्लॉपी डिस्क। आगे चलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। ये आपके सिलेबस में है आपका, ठीक है, इसमें मेंशन किया हुआ आपके सिलेबस में। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, जो हम पहले प्रकार के सीडी यूज़ करते थे, ठीक है, वही होता है ऑप्टिकल डिस्क। तो एक ऑप्टिकल डिस्क एक कंप्यूटर डिस्क है जो डेटा रीड एंड राइट के लिए ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिस्क होता है और इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं और उस डेटा को पढ़ने या क्या करने के लिए, पढ़ने या उसमें राइट करने के लिए ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी जैसे कि आपका क्या हो गया, लेज़र बीम हो गया आपका, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को पढ़ने के लिए लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा बिट्स और लाइन के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है। पहले हार्ड डिस्क में क्या था, हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता था सेक्टर में होता था, ठीक है। अब ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क में डेटा बिट्स और लैंड्स के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। तो आपको ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार, ऑप्टिकल डिस्क के कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार आपका सीडी, डीवीडी, ब्लूरे और आपका एचवीडी, ठीक है। सीडी, डीवीडी, ब्लूरे और आपका एचवीडी। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, सीडी का फुल फॉर्म याद रखना है। कई बार मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आया है कि क्या बोलते हैं, सीडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। और कई बार आप प्रीवियस ईयर के एक बार क्वेश्चन पेपर को देखना, सीडी डीवीडी से मैक्सिमम क्वेश्चन इसके फुल फॉर्म ही आते हैं, ठीक है। तो सीडी के फुल फॉर्म क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी के फुल फॉर्म होते हैं डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ब्लूरे तक कोई फुल फॉर्म होता है नहीं। और एचवीडी का है आपका होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। एचवीडी का क्या होता है, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। डीवीडी का क्या होता है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। सीडी का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। आगे चलते हैं, सीडी। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी क्षमता 700 MB के आसपास होती है। तो सीडी की क्षमता क्या होती है, 700 MB के आसपास होती है, ठीक है। इसके कौन कौन से प्रकार है, इसके प्रकार है आपका सीडी रोम। सीडी रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। सीडी आर, आर का मतलब होता है आपका रिकॉर्डेबल। और उसका सीडी आर डब्ल्यू है ना, सीडी आर डब्ल्यू रिकॉर्डेबल, ठीक है। पहला है आपका सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें निर्माता कंपनी पहले से डेटा को डाल देता है और उस डेटा को बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें डेटा राइट नहीं कह सकते, ठीक है। तो सीडी रोम मतलब क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आपको नाम से ही समझ आ रहा है। तो सीडी रोम में क्या होता है, जब वो बन रहा होता है सीडी रोम, तो उस समय उसमें क्या कर दिया जाता है, उसमें डेटा को डाल देते हैं, फिर हम उस डेटा को बार बार क्या कर सकते हैं, देख बस सकते हैं, ठीक है, मतलब रीड बस कर सकते हैं। अब उसमें एक बार हमारे हाथ में वो सीडी रोम आ गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें जो पहले से डेटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार बस रीड कर सकते हैं। तो वही है आपका सीडी रोम, ठीक है। उसके बाद आपका सीडी आर को, तो सीडी आर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन कई बार आता है कि सीडी आर में आर का मतलब क्या होता है, तो आर का मतलब आपको याद रखना है रिकॉर्डेबल, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डेबल। तो इस प्रकार के ऑप्टिकल डिस्क में डाटा एक बार राइट करने के पर हम उस डाटा को बार बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें सीडी आर में एक बार हम क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और एक बार जब डेटा राइट हो गया, अब उस डेटा को दोबारा हम राइट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बार जो डेटा राइट हुआ है उस डेटा को हम बार बार उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है आपका सीडी आर। यह WROM राइट वन रीड मैनी का उदाहरण है। तो इसमें क्वेश्चन मैंने देखा था आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, RI या पटवारी के क्वेश्चन पेपर में आया था कि कौन सा आपका ऑप्टिकल डिस्क है जो WROM का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण कौन सा है आपका, ये आपका CD आर। आर का मतलब होता है आपका रिकॉर्डेबल, ठीक है। आगे चलते हैं आपका DVD। तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। इसकी क्षमता 4.5 GB से 16 GB तक होती है, ठीक है। तो एक CD है, CD की क्षमता कितना होता है, 700 MB के आसपास तक होती है। और एक DVD होता है जिसका क्षमता कितना होता है, 4.5 से 16 GB तक होता है। डेटा को रीड करने के लिए लाल रंग के लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है आपका ऑप्टिकल डिस्क है। और ऑप्टिकल डिस्क में क्या करते हैं, आपका ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो DVD में डेटा को रीड करने के लिए क्या करते हैं, लाल रंग के लेज़र बीम का उपयोग करते हैं, ठीक है। कौन से रंग के लेज़र बीम का उपयोग करते हैं, लाल रंग के लेज़र बीम का उपयोग करते हैं।
थर्ड है आपका ब्लू रे, इसकी क्षमता क्या है 25 GB से 50 GB तक होती है। तो इसकी सबसे कम कौन सा हम पढ़े थे, CD के बाद उससे बड़ा कौन सा आपका DVD, फिर DVD से बड़ा कौन सा आपका ब्लू रे। ठीक है, जो ब्लू रे का क्षमता कितना है 25 GB से 50 GB तक। उसके बाद है आपका HVD का होता है होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क, इसकी क्षमता TB तक होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता किसका है, HVD का है, क्यों, TB तक होता है। उसके बाद किसका है, ब्लू रे का होता है। उसके बाद DVD का होता है। उसके बाद CD का होता है। मतलब सबसे कम स्टोरेज वाला ऑप्टिकल डिस्क कौन सा आपका CD है। उससे थोड़ा अगर बड़े में जाएंगे तो कौन सा आपका DVD है। उससे और बड़े में जाएंगे तो कौन सा आपका ब्लू रे है। और सबसे बड़े में जाएंगे तो आपका HVD है। तो ये क्रम आपको याद रखना, ये क्रम भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या होता है। तो CPU द्वारा किसी प्रोसेस करने के लिए, यहाँ पे किसी के बाद प्रोग्राम आएगा, CPU द्वारा किसी प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए वह उस प्रोग्राम से संबंधित डेटा इनपुट को रैम से लेता है और फिर CPU उस प्रोग्राम को प्रोसेस कर आउटपुट देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था रैम क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में क्या लगा हुआ है, CPU है। ठीक है, CPU मतलब होता है, उसको एक और नाम से जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर। उसी प्रकार आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में भी रैम होता है, और रैम और उसके क्या होता है, उसके अंदर में आपका CPU होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो क्या होता है, जो भी हम मोबाइल में देखते हैं वो उसका, जैसे मोबाइल में देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, या हम गेम खेलते हैं, ये सब चीज़ उसका प्रोसेसर कौन करता है, प्रोसेस कौन करता है, ये सब चीज़ करता है आपका CPU करता है। CPU ये सब चीज़ को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमको क्या करता है, आउटपुट के रूप में इस स्क्रीन पे दिखाता है। जैसे कि हमको वीडियो देखना है तो हम डायरेक्ट वीडियो नहीं दे सकते हैं, वो उस वीडियो को पहले प्रोसेस करेगा CPU, और प्रोसेस करने के बाद हमको क्या करेगा, उसमें स्क्रीन पे दिखाएगा। जैसे कि मेरे को गेम खेलना है तो गेम मैं डायरेक्ट नहीं खेल सकता, वो गेम पहले प्रोसेस होगा। कौन प्रोसेस करेगा उस गेम को, उस गेम को प्रोसेस करेगा आपका CPU प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब प्रोसेस करने के बाद जब प्रोसेस हो जाएगा फिर मैं गेम खेल सकता हूँ। ठीक है, तो प्रोसेस करने के समय जब CPU किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है आउटपुट देने के लिए, तो उसको भी तो उस प्रोसेसर के दौरान क्या होता है, कुछ इनपुट का रिक्वायरमेंट होता है। तो वही इनपुट वो प्रोसेसर, वो CPU वो इनपुट कहाँ से लेता है, वो इनपुट उस रैम से लेता है। ठीक है, इसीलिए तो मैंने क्या बोला, जितना भी हम फाइल डाउनलोड करते हैं, गेम हो गया, फाइल्स हो गया, इमेजेस हो गया, वो सब कहाँ स्टोर होते हैं, आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। और जैसे कि ये हार्ड डिस्क में कोई गेम पड़ा हुआ है, अब उस गेम को मेरे को खेलना है, तो वो गेम हार्ड डिस्क से उठ कर किस में आएगा, रैम में आएगा। फिर CPU क्या करेगा, उस रैम से क्या करेगा, उस डेटा को लेगा और उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और आउटपुट में कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या करेगा, स्क्रीन में दिखाएगा। तो वही है। और यदि रैम का स्पेस ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे बोल रहे यदि रैम पर्याप्त स्पेस ना हो, मतलब CPU डेटा को प्रोसेस करता है ना, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, आउटपुट देता है। और CPU क्या करता है, रैम से क्या करता है, डेटा लेता है। ठीक है, डेटा लेता है ना, इंस्ट्रक्शन इनपुट लेता है। और यदि अगर रैम का स्पेस ही ज़्यादा ना हो, स्टोरेज क्षमता ही ज़्यादा ना हो, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तब वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आता है। वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी लाइक आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, का प्रयोग आभासी रैम के लिए किया जाता है। ठीक है, अब रैम का स्टोरेज हम जानते हैं कि हमारे पास रैम का स्टोरेज नहीं है, बहुत कम है रैम का स्टोरेज। तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी ये जो रैम है, उस रैम को यूज़ ना करके जो हार्ड डिस्क हम जो भी पढ़े थे हार्ड डिस्क, उस हार्ड डिस्क के कुछ अमाउंट को क्या करता है, वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वही बोलना चाह रहा है। और किसी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में डाले बिना CPU द्वारा प्रोग्राम को प्रोसेस करना वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। तो हम देखें यहाँ पे रैम के पास क्या क्या नहीं था, स्टोरेज नहीं था। स्टोरेज नहीं होने के कारण इस हार्ड डिस्क को क्या बनाया गया, वर्चुअल मेमोरी बनाया गया, है ना जी। और उसके बाद CPU क्या करेगा, इस वर्चुअल मेमोरी से क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और क्या करेगा, आउटपुट देगा। यहाँ पे रैम का यूज़ हुआ नहीं। ठीक है, तो ये होता है। तो क्या बोला है ये, किसी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में डाले बिना, मेन मेमोरी मतलब रैम में डाले बिना CPU द्वारा प्रोग्राम को प्रोसेस करना ही वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। तो यही आपका वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है।
आगे चलते हैं, कुछ मेमोरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि आपका बीट हो गया। ठीक है, तो बीट क्या होता है? बीट का फुल फॉर्म होता है आपका बाइनरी डिजिट। तो आपको याद रखना है कि बीट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ऑप्शन में दिया जाएगा आपका बीट, बाइट, केबी और जीबी। तो आपका सब आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आपका बीट। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। सेकंड नंबर पे आता है निबल। ठीक है, एक निबल इज इक्वल टू होता है आपका 4 बीट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लिखना भूल गया, एक निबल इज इक्वल टू कितना होता है? 4 बीट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? बीट होता है, और एक निबल इज इक्वल टू होता है आपका 4 बीट होता है। उसी प्रकार थर्ड देखेंगे आप अपना बाइट। एक बाइट इज इक्वल टू 8 बीट होता है। अगर एक बाइट इज इक्वल टू 8 बीट होता है, तो एक बाइट को अगर मेरे को निब्बल में लिखना है तो एक बाइट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 निबल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक निबल इज इक्वल टू कितना बीट होता है? 4 बीट होता है। एक बाइट इज इक्वल टू कितना बीट होता है? 8 बीट होता है। और उसी प्रकार यदि मैं बाइट को निबल के रूप में लिखूँ तो क्या होता है? एक बाइट इज इक्वल टू 2 निबल होता है। ठीक है, केबी का देखते हैं, 1 केबी इज इक्वल टू होता है 1024 बाइट होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, 1 केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट होता है। या 1024 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 10 लिख सकते हैं, तो 1 केबी इज इक्वल टू 2 की घात 10 बाइट भी होता है। ठीक है, 1 केबी इज इक्वल टू 1024। ठीक है, और इसी 1024 को हम क्या कर सकते हैं? 2 की घात 10 लिख सकते हैं, तो 1 केबी इज इक्वल टू 2 की घात 10 बाइट। अब ये इस 2 की घात 10 को हम 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए 1 केबी इज इक्वल टू 10 की घात 3 बाइट होता है। आगे चलते हैं एमबी। ठीक है, तो 1 MB इज इक्वल टू होता है 1024 KB। ठीक है, 1 MB इज इक्वल टू कितना होता है? 1024 KB। और 1 KB या 1 KB लिख सकते हैं, 1 KB लिख सकते हैं हम 1024 बाइट। मैंने आपको बताया था 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। या उसकी तो 1024 KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1024 इंटू 1024 बाइट हो जाएगा। या और क्या कर सकते हैं? 1024 को मैंने आपको बताया था कि 1024 को क्या कर सकते हैं? 2 की घात 10 लिख सकते हैं, तो 2 की घात 10 इसके लिए और इसके लिए आपका 2 की घात 10, तो टोटल कितना हो गया? 2 की घात 20। यदि आपसे पूछा गया कि 1 MB इज इक्वल टू, और ऑप्शन दे देगा इसके फॉर्म में दिया गया, जैसे कि 1 MB इज इक्वल टू 2 की घात 10 बाइट, 2 की घात 20 बाइट, 2 की घात 30 बाइट, 2 की घात 40 बाइट, इसका आंसर क्या होगा? 2 की घात 20 बाइट। उसके बाद और क्या था आपको? 1024 KB इज इक्वल टू 2 की घात 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 की घात 3 और 10 की घात 3, और उसके बाद 10 की घात 3 को दोनों को करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 6। तो 1024 KB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? और 10 की घात 6 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि 1 MB इज इक्वल टू 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6। तो 1 MB इज इक्वल टू क्या होगा? 1 MB इज इक्वल टू 10 की घात 6 बाइट आंसर होगा। और 10 की घात 6 को क्या कर सकते हैं? 6 बार 0 मतलब 1 मिलियन बाइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1 मिलियन बाइट इज इक्वल टू, तो आपका आंसर होगा 1 MB। ठीक है, क्योंकि 1024 KB यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1024 KB इज इक्वल टू तो 1 MB लिख सकता हूँ ना, इसीलिए 1024 KB को मैं क्या लिखा? यहाँ पे MB लिखा। ठीक है, तो ये होता है। और 6 नंबर पे देखेंगे, 6 नंबर का आपका GB आता है, 7 नंबर का आपका TB आता है, 8th नंबर का आपका PB आता है, फिर 9th नंबर का आपका EB आता है, फिर ZB आता है, YB आता है। GB मतलब गीगाबाइट होता है, TB मतलब टेराबाइट होता है, PB मतलब पेटाबाइट होता है, EB मतलब एक्साबाइट होता है, ZB मतलब जेटाबाइट होता है, YB मतलब होता है आपका योटाबाइट होता है। अगर इसका मेरे को क्रम देखना रहे, मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता वाला है, तो सबसे कम से हम ज़्यादा की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे कम क्या है? आपका बीट है, फिर आपका निब्बल है, फिर आपका बाइट है, फिर आपका केबी है, फिर आपका एमबी है, फिर आपका जीबी है, फिर आपका टीबी है, फिर आपका पीबी है, और फिर आपका ईबी है, और लास्ट और फिर आपका जेडबी है। उसके बाद लास्ट में क्या है? आपका वाईबी है। वाईबी मतलब होता है योटाबाइट। तो अभी तक हमको क्या ज्ञात हुआ? सबसे छोटी इकाई क्या हुआ यहाँ पे? बीट। और सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे क्या हुआ? आपका योटाबाइट। ठीक है, तो आपको ये जो मैंने आपको बताया इसका क्रम आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है व्यापम में। ठीक है, तो आपको इसका क्रम भी याद रखना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स किया कीजिए, क्योंकि आप कमेंट्स नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपका डाउट्स क्या क्या है। और यदि आप कमेंट्स नहीं करोगे तो मेरे को पता कैसे लगेगा कि मेरे को क्या चीज़ इंप्रूवमेंट करना है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी किया कीजिए।
धन्यवाद।